हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर संरचना एवं व्यायाम। ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में या गृह विज्ञान में या बायोलॉजी में या फिर सुपर टेट, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन मेरे इस सीरीज में हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम इसमें तुक्का नहीं मार सकते। अगर आपको याद होगा तभी इसको सही कर सकते हो। ठीक है। ये शरीर से संबंधित सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें मैं दूंगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या है? रेखीय पेशियां हैं। रेखीय पेशियां कैसी होती हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक या अनैच्छिक, इसमें से कोई नहीं। तो रेखित पेशियां होती हैं और ये दो, एक होती है अरेखित। तो ऐच्छिक हैं या अनैच्छिक हैं? ये जो पेशियां होंगी वो होंगी कौन सी? ऐच्छिक पेशियां। कौन सी हैं? रेखित पेशियां कौन सी कहलाती हैं? ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, अमाशय। अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां कैसी होती हैं? जो अमाशय में पाई जाती हैं। ठीक है। किस में पाई जा रही हैं? अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली जो पेशियां वो कैसी हैं? रेखित पेशियां हैं, आरेखित पेशियां हैं, हृदयी पेशियां हैं, रेखित या आरेखित पेशियां हैं। तो अमाशय में जो पाई जाने वाली हैं वो हैं आपकी आरेखित पेशियां। कैसी हैं? आरेखित पेशियां होती हैं जो हृदय वो अमाशय में पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, थकान से होने वाले कारण। थकान महसूस क्यों होती है हमें? ठीक है। ग्लूकोज का एकत्रित होना, या लैक्टिक अम्ल का एकत्रित होना, या एस्टिक अम्ल का एकत्र होना, या बसीय अम्ल का एकत्र होना। थकान, हमारे शरीर में जो थकान आती है जिससे मांसपेशियां काम करना बंद हो जाती कर देती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? जो लैक्टिक अम्ल जो होता है, क्या होता है? इसका जो बी है, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। इससे हमारी मांसपेशियां जो है काम करना बंद कर देती हैं। और जैसे ही हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, आराम करने के बाद ये लैक्टिक अम्ल क्या है, समाप्त होता है और फिर से तो दोबारा से हमारी जो कार्य क्षमता है वो वहीं वापस आ जाती है। ठीक है। अगला देखिए, चौथा, आरेखित पेशियां हैं। आरेखित पेशियां कौन सी हैं इसमें? ये देखिए, आरेखित पेशियां कौन सी हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक या अनैच्छिक, इनमें से कोई नहीं। तो आरेखित जो पेशियां हैं वो हैं आपकी अनैच्छिक। और अनैच्छिक जानते हो? ऐच्छिक और अनैच्छिक कौन सी होती हैं? ऐच्छिक पेशियां वे होती हैं जिनको हम अपने इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। यानी हाथ पैर हैं जो हमारे चला सकते हैं, आंखों को बंद कर सकते हैं। ठीक है। पैरों को चला सकते हैं, उंगलियों को चला सकते हैं। ये सब हमारी ऐच्छिक हैं। और अनैच्छिक कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए हमारा हृदय है, वो हमारा अनैच्छिक है। ठीक है। उसको हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, वो अपने आप चलेगा। ठीक है। हमारा फेफड़े अपने आप काम करेंगे, हमारे गुर्दे अपने आप काम करेंगे। ठीक है। हमारा हार्ट अपने आप काम करेगा, हमारा आमाशय अपने आप काम करेगा। ये जो है अनैच्छिक में आते हैं। ठीक है। तो आरेखित जो पेशियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। अगला देखिए, थकान महसूस करने वाली पेशियां हैं। थकान महसूस करने वाली आरेखित पेशियां हैं, रेखित पेशियां हैं, हृदयी पेशियां हैं, या ये सभी हैं। तो थकान महसूस करने वाली जो पेशियां हैं वो कौन सी होंगी? आरेखित पेशियां हैं या रेखित पेशियां हैं? तो इसमें पाँच का होगा बी, यानी वो रेखित पेशियां हैं। जो थकान महसूस करती हैं वो कौन होती हैं? रेखित। और आरेखित जो होती हैं, जो कि है थकान महसूस नहीं करती, यानी ये दोनों। ये देखिए, यानी हृदय पेशियाँ कैसी हैं? आरेखित पेशियाँ होती हैं। हृदय पेशी कैसी है? आरेखित पेशी है। और रेखीय पेशी की पेशियाँ कौन सी होती हैं? जो हमारा थकान महसूस करती हैं। और रेखित पेशियाँ पाई कहाँ जाती हैं? तो हमारे हाथ पैरों वगैरह में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से थकान महसूस नहीं करती। इसमें से थकान महसूस कौन सी नहीं करती है? रेखित पेशी नहीं करती है, आरेखित पेशियाँ नहीं करती है, रेखित या आरेखित, या आरेखित और हृदय। तो जो थकान महसूस नहीं करेगी उसमें क्या है? दोनों, यानी आरेखित और हृदय पेशियाँ। यानी हृदय कभी भी रुकता नहीं है। थकान महसूस करे, जिस दिन हृदय रुक गया उस दिन समझ लो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जो थकान नहीं महसूस करेगी वो कौन सी पेशी हो गई? हमारी आरेखित और हृदय पेशियाँ। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पेशी कोशिका को बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है? ऐसी कौन सी पेशी है जिसमें बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जा रही है? ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी को बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है? रेखी पेशियाँ, आरेखित पेशियाँ, हृदय पेशियाँ, या आरेखित व हृदय पेशियाँ हैं? तो बताइए इसमें कौन होगा? तो सातवें का इसमें होगा आपका ए, यानी रेखित पेशियाँ हैं। कौन सी हैं वो? रेखित पेशियाँ। रेखित पेशियाँ कौन सी होती हैं? पेशी कोशिका का बहुकेंद्रक स्थिति पाई जाती है। इसमें बहुत से केंद्र होते हैं। इसके कौन से होते हैं? बहुकेंद्रक होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, शाखान्वित पेशी तंतु पाए जाते हैं। शाखान्वित पेशी तंतु मतलब शाखा के आकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है। शाखाएं निकली हुई होती हैं इस तरह से।
तो किस में पाई जाती हैं? रेखीय पेशियों में, आरेखित पेशियों में, हृदय पेशियों में, आरेखित पेशियों या हृदय पेशियों में। तो 8 का होगा आपका सी, यानी हृदय पेशियों में। कैसी पाई जाती हैं? शाखान्वित पेशी किस में पाई जाती हैं? हृदय पेशी में पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब शाखान्वित पेशी तंतु जो है हृदय पेशियों में पाए जाते हैं। अगला देखिए, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियाँ होती हैं। अस्थियों के साथ जो पेशियाँ जुड़ती हैं वो कौन सी होती हैं? रेखित पेशियाँ, आरेखित पेशियाँ, हृदय पेशियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी होती हैं? रेखित, आरेखित या हृदयी। तो वो होती हैं आपकी कौन सी? नौका ए, यानी रेखित पेशियाँ होती हैं जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पसलियों व तनुपट की पेशियाँ। पसलियों व तनुपट की पेशियाँ सहायक हैं। पसलियाँ व तनुपट की पेशियाँ सहायक हैं। पसलियाँ व तनुपट की पेशियाँ सहायक हैं। आहार नाल के कर्मानुकुंचन में, हृदय संकुचन में, ये हृदय स्पंजन में, संवातन में या इनमें से कोई नहीं। तो पसलियों व क्या है इसका? पसलियों व तनुपट की पेशियाँ सहायक होती हैं। किस में सहायक होती हैं? पसलियों की और तनुपट की। आहार नाल के कर्मानुकुंचन में, हृदय स्पंदन में, संवादन में या इनमें से। तो ये होती है संवादन में। किस में होती है? संवादन में सहायक होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विलियम हार्वे किसकी खोज की थी? विलियम हार्वे, ये भी याद करने वाला। देखो, विलियम हार्वे की खोज किसने, मतलब विलियम हार्वे ने किस चीज़ की खोज की थी? हृदय की, स्पंदन की, पाचन की या रक्त परिसंचरण की? तो विलियम हार्वे ने जो खोज की है वो की है रक्त परिसंचरण की। ठीक है। अगला देखिए, हमारे हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या है। हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या है कितनी? हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हमारे हृदय में होते हैं 2, 3, 1 या 4। हमारे हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो होती है कितनी? 4 होती है। कितनी होती है? 4। इस तरह से 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? यानी हृदय से ले जाकर पूरे शरीर में जो आपूर्ति कर रहा है वो शरीर का कौन सा अंग है? ठीक है, पेशियां हैं, धमनियां हैं या तंत्रिकाएं हैं या शिराएं हैं। तो हमारे शरीर से हृदय, यानी हृदय से शरीर में ले जा रही हैं, जो हृदय से शरीर में लेकर के जाती हैं, यानी कि शुद्ध शुद्ध रक्त लेकर जा रही हैं। तो शुद्ध रक्त कौन सा होगा? धमनियाँ होंगी। कौन सी होंगी? धमनियाँ। ठीक है, 14 का कौन सा होगा? बी। ठीक है, धमनियाँ जो है हृदय से शरीर में लेकर के जाती हैं। अब देखिए, रक्त में प्लाज्मा, अब क्या है? रक्त प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना है? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में जो जल है उसका प्रतिशत कितना है? जल कितना परसेंट पाया जाता है जो प्लाज्मा होता है रक्त? 90%, 60, 99 या 50। तो ये होगा आपका 90% जल इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? आपकी प्रोटीन है क्या? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। तो हीमोग्लोबिन आपकी कौन सी होगी? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है एक प्रकार की। ठीक है। अगला देखिए, पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली घेरे रहती है। पेरिकार्डियम नामक दोहरी जो झिल्ली है वो किस चीज़ को घेरे हुए रहती है? ये बताइए, वृक्क को, कोशिका द्रव में या केंद्रक में या हृदय को? तो पेरिकार्डियम की जो दोहरी झिल्ली है वो हमारे हृदय को घेरे रहती है। किसको घेरे रहती है? हृदय के लिए। ठीक है। तो 17 का आपको कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है। अब रुधिर बात आ रही है किसकी? रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित है। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है? रुधिर में। लाल रुधिर कणिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन, श्वेत रुधिर कणिकाओं में, या पट्टी काणु में होता है, या प्लाज्मा में होता है। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन कौन से में होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है आपका लाल रक्त कणिकाओं में। किसमें होता है? लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अग्र व पश्च महाशिरा खुलती है। अग्र और पश्च महाशिरा कहाँ खुलेगी जाके? दाएं आलिंद में या बाएं आलिंद में या दाएं निलय में या बाएं निलय में। ठीक है। तो अग्र और पश्च शिरा जो हमारा वो खुलेगा, वो कहाँ खुलेगा जाके? किसमें खुलेगा? दाएं आलिंद में। किसमें खुलेगा? दाएं आलिंद में। ठीक है। ये देखिए, जैसे हमारा ये दिल है बना हुआ, इसमें ये 4 कोष्ठक होते हैं। ये देखिए, दायां आलिंद हो गया, ये हमारा बायां आलिंद हो गया, ये हमारा दाएं निलय हो गया और ये हमारा बायां निलय हो गया।
तो जो अग्र और पश्च जो महाशिरा है वो हमारी जाकर के इसमें गिरेंगी, ठीक है। ब्लड को कहाँ पहुँचाएंगी, ये अग्र और पश्च महाशिरा इसमें ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। और इससे ब्लड इसमें जाता है, इससे पल्मोनरी धमनी जो लेकर के जाती है। महाशिरा जो खुलता है वो किस में खुलता है, अग्र और पश्च महाशिरा कहाँ खुलता है आपका आकर के, वो खुलता है आपका दाएं आलिंद में। किस में खुलता है, दाएं आलिंद में, ठीक है। अगला देखिए, पल्मोनरी धमनी उद्गमित होती है। पल्मोनरी जो धमनी है, महाधमनी, पल्मोनरी महाधमनी उद्गमित होती है, कहाँ पर होती है, दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं निलय में या बाएं निलय में। तो जो पल्मोनरी महाधमनी है वो आपकी कहाँ पर आएगी, बाएं आलिंद में आएगी क्या, या दाएं आलिंद में। तो 20 का आपका कौन सा होगा, सी, यानी दाएं निलय में आएगी। कौन से आएगी, दाएं निलय में। दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी उद्गमित कहाँ से होती है, दाएं निलय से, ठीक है। कहाँ से होती है, दाएं निलय से। देखिए दिल को ऐसा होता है, इस तरह से होता है दिल बना हुआ हमारा, ये है, इसके ये 4 भाग हैं और चारों भाग जैसे मान लीजिए ये आपका दाएं आलिंद है, ये आपका बाएं आलिंद है, ये आपका दाएं निलय है और ये आपका बाएं निलय है। तो आपकी यहाँ से निकलेगी, ये जो धमनी निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी। पल्मोनरी धमनी कहाँ से निकलती है, यहाँ से, ठीक है। अगला देखिए, सिस्टमेटिक महाधमनी उद्गमित होती है। सिस्टमेटिक महाधमनी उद्गमित होती है दाएं निलय से, दाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से, दाएं निलय से या बाएं निलय से। तो आपका 21 में का कौन सा होगा, डी, यानी ये बाएं निलय से। कौन से निकलेगी, बाएं निलय से। सिस्टमेटिक महाधमनी किससे निकलेगी, बाएं निलय से। आया समझ में, बाएं निलय से निकलेगी। यानी ये कहाँ से निकलती है, ये देखिए यहाँ से निकलती है। ये 4 भाग हैं, यहाँ से फेफड़ों से शुद्ध होकर दाएं निलय में आएगा और दाएं आलिंद में, दाएं निलय के बाद दाएं निलय में जाएगा और दाएं निलय से जो लेकर के ये जाती है, ठीक है, स्टेपिक महाधमनी, ये पूरे शरीर में पहुंचाती है, स्टेमिक, ठीक है, उसकी बात हो रही है। दाएं निलय से, यानी दाएं निलय ये हुआ और वो बाएं निलय ये हुआ, दाएं निलय ये हुआ, ठीक है। ऊपर ये दाएं आलिंद हो गया, ये बाएं आलिंद हो गया। अगले देखिए, शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। शरीर में कौन सी ऐसी महाधमनी है या धमनी है जो अशुद्ध को हमारे हृदय में लाती है, नीचे से, ठीक है। तो क्या है, सिस्टेमिक की महाधमनी है, महाशिरा है, या इन्फीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा आपका, इसमें कौन होगा आपका, शरीर के नीचे भाग में, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है ये, शरीर के नीचे भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। तो ये लाती क्या, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अगला देखिए, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना हुआ, 80 से 120, 120 से 80, 120 से 60 या 160 से 120। देखिए यहीं पर गलती होती है। मालूम तो सभी को है कि 120 और 180 होता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि ऊपर 80 रहेगा कि नीचे 80 रहेगा। तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी पहले 120/180, यानी उच्च ताप पहले लिखना है, फिर निम्न दाब लिखना है। निम्न कितना होगा, ठीक है, रक्तदाब पहले 120 होता है, फिर 80 होता है। रक्त है एक, क्या है, रक्त क्या चीज़ है, ये कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है या एक अंग तंत्र है। तो कोशिका जो है वो क्या है, एक, वो रक्त क्या है कि एक ऊतक है। रक्त क्या है, एक ऊतक है, ठीक है। अब देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है, श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या यूसिनोफिल या बेसोफिल। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी जो कणिका है वो कौन सी है, मोनोसाइट्स। तो 25 का आपका कौन सा होगा, बी, यानी मोनोसाइट्स है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी जो कणिका है उसे मोनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, रक्त के थक्के के निर्माण में आवश्यक है। रक्त के थक्के के निर्माण में, यानी रक्त में जो थक्का जमता है उसके निर्माण में क्या चीज़ आवश्यक है, प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या रक्त प्लेट्स। तो रक्त में थक्का के निर्माण के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो है रक्त प्लेट्स, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ए कणिकाओं में पाई जाने वाली एंटीजन। तो रक्त समूह ए की कणिकाओं में पाई जाने वाली एंटीजन क्या होती है। तो एंटीजन क्या है, कौन सी पाई जाएगी, एंटीजन ए पाई जाएगी या बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पाई जाएगी आपकी ए। क्या पाई जाती है,
ए एंटीजन पाई जाती है। ठीक है, किस तरह से देखो अभी समझाते हैं इसमें। मान लो ये है आपका, ठीक, यहाँ पर तो ये आपका ब्लड ग्रुप मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ओ हो गया। ठीक है, तो इसमें जो एंटीजन पाई जाएगी वो ए पाई जाएगी, इसमें एंटीजन पाई जाएगी वो बी पाई जाएगी, इसमें एंटीजन पाई जाएगी ए और बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं, यानी इसमें कोई एंटीजन नहीं, यानी नो एंटीजन। ठीक है, अब अगर एंटीबॉडी पूछी जाए, ये तो एंटीजन की, अगर एंटीबॉडी पूछी जाए तो एंटीबॉडी इसमें क्या होगी, इसमें एंटीबॉडी बी होगी, इसमें एंटीबॉडी ए होगा, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। ठीक है, इस तरह से ब्लड ग्रुप होता है, और ए ओ को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को आपके सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, ए बी सी नहीं, यहाँ पर ये गलती हो, ये देखिए यहाँ ए और बी होगा। ठीक है, क्या होगा, ए और बी। ठीक है, ये देख लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से निम्न में किस रक्त समूह में कणिकाओं में एंटीजन का अभाव होता है। निम्न में किस रक्त समूह में कणिकाओं में एंटीजन का अभाव होता है। एंटीजन किस में नहीं पाया जाता, बताइए। अभी मैंने बताया था ना, एंटीजन किस में नहीं पाया जाएगा, ए में या बी में, ए बी में या ओ में। तो एंटीजन किस में नहीं पाएगा, बताइए, किस में नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन नहीं पाया जाता है आपका ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। 28 का कौन सा होगा, डी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, सर्वत्र दाता कौन सा समूह है। सर्वदाता जिसे कहते हैं वो कौन सा, ए या बी, ए बी या ओ। तो सर्वदाता होता है आपका ओ। ठीक है, और सर्वग्राही पूछी जाए तो ए बी। अब देखो यहाँ पर सर्वग्राही आ गया, सर्वग्राही ग्रह समूह कौन सा है, ए बी या ओ। तो यहाँ पर होगा ए बी, क्या होगा, ए बी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका श्वेत कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। जो श्वेत रुधिर कणिका हैं उनकी बात हो रही है, क्या कार्य है इनका मुख्य, रक्त का थक्का जमाना, रोगाणुओं को नष्ट करना, ऑक्सीजन परिवहन, या ये सभी। तो इसका जो काम होता है वो होता है रोगाणुओं को नष्ट करना। इसका क्या काम होता है, रोगाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का। अब देखिए, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है, एमालाइजेज, टाइलिन, या माल्टेज या पेप्सिन। तो प्रोटीन को जो पचाता है वो क्या चीज़ है, एंजाइम कौन सा है, तो वो है आपका एमाइलेज है। ठीक है, 32 का कौन सा होगा आपका, 32 का पेप्सिन नहीं, ये कौन सा है, नहीं, ये इसका होगा पेप्सिन। क्या होगा, इसका पेप्सिन है। ठीक है, जो प्रोटीन को पचाता है वो कौन सा पचाता है, पेप्सिन पचाता है। ठीक है, कौन सा पचाएगा इसे, पेप्सिन। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य क्या चीज़ है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये देखिए। तो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। तो मनुष्य के अंदर जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो आपकी कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए, पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस कहाँ निर्माण होता है, तो पित्तरस का जो निर्माण होता है पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय या वृषण। तो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, जो उल्टी इस तरह से हमारे शरीर का जो अंग है, सबसे बड़ा ग्रंथि जिसे कहते हैं, उसमें ये पित्तरस का निर्माण यहाँ पर होता है। हमारा अमाशय कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अमाशय के बराबर में यहाँ पर होता है, उल्टा रखा हुआ। ठीक, इसी में पित्तरस का निर्माण होता है। ठीक, अगले देखिए, मांड का पाचन करने वाला एंजाइम है। जो मांड का एंजाइम मांड को पाचन कौन सा एंजाइम करेगा, एमाइलेज, पेप्सिन या ट्रप्सिन या रेनिन। कौन सा होगा जो हमारा मांड का पाचन करेगा। तो आपका 35 का क्या होगा, 35 का होगा ये इमाइलेज आपका जो है वो कौन सा एंजाइम है जो मांड का पाचन करता है। और आपका पेप्सिन जो है वो साधारण प्रोटीन का पाचन करेगा। और रेनिन जो है वो आपका जो दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है। ठीक है, अगले देखिए, जठर रस का स्रावण करता है। जठर रस कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथियों द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आमाशय द्वारा या यकृत। जो जठर रस का जो स्रावण करता है वो होता है हमारा आमाशय। आमाशय से जठर रस निकलता है। ठीक है,
अगला देखिए, एंजाइम रहित रस है, एंजाइम किस में नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा, लार में, जठर रस में, या अग्नाशयी रस में, या पित्त रस में। तो एंजाइम जो है कोई सा नहीं पाया जाता, वो होता है आपका कौन सा, पित्त रस में कोई सा भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अब अगले देखिए, अगला है वसा के इमल्सन का कार्य करता है। वसा के इमल्सन का कार्य कौन करता है, जठर रस या अग्नाशयी रस या लार या पित्त रस। तो वसा के इमल्सन का जो कार्य कर रहा है वो कार्य कौन करता है, आपका पित्त रस। क्या करता है, पित्त रस का कार्य वसा को पचाना। ठीक है, अब ट्रिप्सिन पाया जाने वाला है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है ट्रिप्सिन, जठर में रस में पाया जाता है, पित्त रस में पाया जाता है, या अग्नाशयी रस में पाया जाता है, या लार में पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन कहाँ पर पाया जाता है आपका, तो ट्रिप्सिन पाया जाएगा आपका किस में, अग्नाशय में पाया जाएगा। तो ये पाया जाता है आपका किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका अग्नाशयी रस में। ट्रिप्सिन होता है वो किस में होता है, अग्नाशयी रस में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन किस में, जठर रस में पाया जाएगा, लार में, अमाशयी रस में, या आत्राशयी रस में। तो टाइलिन जो पाया जाता है वो आपका लार में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एल्सिफाइड वसा का पाचन करता है। एल्सिफाइड वसा का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है, इमाइलाप्सिन करता है, या स्टिए पिसिन करता है, या इरेप्सिन करता है। तो इमल्सिफाइड वसा का जो पाचन करता है वो कौन करता है, आपका 41 का होगा सी। इमल्सियन जो जो आपकी वसा है उसको क्या करता है, स्टिए पिप्सिन आपका जो एंजाइम होता है वो पाचन करता है। और ये किससे बनता है, ये बनता है आपका किससे मिल कर के, पित्ताशय से, पित्ताशय मिल कर के इसका काम करता है, तब जा कर के आपकी जो वसा है वो पचती है। अब लार में पाए जाने वाले एंजाइम है, लार में कौन कौन से पाए जाते हैं, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या ट्रिप्सिन। तो लार में जो पाए जाने वाले एंजाइम है वो हैं आपके टाइलिन। ठीक है, अगला देखिए, पित्त वाहिनी व अग्नाशयी वाहिनी खुलती है। पित्त वाहिनी व अग्नाशयी वाहिनी, कहा क्या किसकी बात चल रही है, पित्त व अग्नाशयी वाहिनी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, पित्त व अग्नाशयी वाहिनी खुलती है। कहाँ खुलती है, अमाशय में, ग्रहणी में, अत्राशय में, या फिर अमाशय मलाशय में। तो जो पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी है वो क्या है, जैसे मान लीजिए इधर देखिए, इधर आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका लीवर है। ठीक है, और लीवर के बाद यहाँ छोटी आंत इसका स्टार्ट होगी। ठीक है, छोटी आंत की बात हो रही है यहाँ पर। और यहीं पर हमारा क्या पित्त बनता है, यहीं पर जो हमारा पितरस होता है। और अमाशय की अगर अग्नाशय की बात होगी तो अग्नाशय हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, अग्नाशय यहाँ होता है। तो ये जो दोनों जो निकलेंगे वो आपके निकलते हैं किसने, ग्रहणी में। किस में निकलते हैं, जो छोटी आंत का पहला भाग होगा वो ग्रहणी होगा। ठीक है, तो ग्रहणी में निकलते हैं। कहाँ पर, ये दोनों कहाँ खुलेंगे जाकर के, इनका मुंह ग्रहणी में निकलता है। ठीक है, छोटी आंत का जो स्टार्टिंग होती है और अमाशय की जो लास्ट होगा वो कहाँ होगा, ग्रहणी में जाकर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दूध में उपस्थित केसिनोजन को केसीन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, या पित्त है। तो कौन सा, पेप्सिन या ट्रिप्सिन या रेनिन। तो ये रेनिन बदलता है। क्या बदलता है इसको, रेनिन बदलता है। अगला देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस में, लार में पाया जाएगा, अग्नाशय में पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाएगा, या आंत्र में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका अग्नाशय में। क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन और रेनिन, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, अग्नाशय में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्या, इमल्सन के बाद वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। इमल्सन के बाद वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन या इमाइलेजन या स्टिएप्सिन या इरेप्सिन। तो ये 46 का इसमें कौन सा होगा सही, तो 46 का आपका जो होगा सी, स्टिएप्सिन। ठीक है, स्टिएप्सिन जो होता है वो इमल्सन के बाद वसा का पाचन कर देता है। श्वसन क्रिया से मानव शरीर होती है। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में क्या चीज़ होती है, ये पूछा गया है। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में क्या चीज़ होती है। ठीक है, वृद्धि होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, या यूरिया का निर्माण होता है, या ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है,
तो क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो श्वसन क्रिया द्वारा जो होता है वो आपका 47 का होगा बी, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है इसमें, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है श्वसन में, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण नहीं बल्कि ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, हरित लवण में, या राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो आपका होगा कौन सा, ए बी सी या डी। तो वो होता है कोशिका द्रव में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में, ठीक है। अगले देखिए, अगला है ऑक्सीशोषण में बनता है। ऑक्सीशोषण में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, एसिटिलीन, ग्लूकोज या ग्लिसरॉल। तो ऑक्सीशोषण में जो बनता है वो बनता है 49 का ए, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ऑक्सीशोषण के द्वारा बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की क्रिया किसमें, किसके द्वारा होगी, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या किण्वन। तो ये होता है आपका श्वसन के द्वारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, ठीक है, कितने का लाभ होगा, 0, 2, 4 या 8। तो इसका होगा बी, यानी 2 अणुओं का लाभ होता है। कितने अणुओं का, 2 अणुओं का लाभ हो जाता है। अगले देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है एटीपी है क्या। एटीपी किससे कहते हैं, एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, एक हार्मोन्स जो, एक प्रोटीन, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। तो ये है आपका डी। एटीपी क्या है, एटीपी एक अणु जिसमें ऊर्जा युक्त फॉर्मेट बंद होते हैं। इसका आंसर ये है, एटीपी ये चीज़ है। अब देखिए अनॉक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या है। अनॉक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, स्टार्च, शर्करा, पाइरुवेरिक अम्ल या इथाइल अल्कोहल। तो अनॉक्सीशोषण का अंतिम जो उत्पाद होगा वो होगा आपका डी, क्या है, इथाइल अल्कोहल। क्या होता है, अनॉक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कोशिकीय क्रियाओं को समान तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कोशिकीय क्रियाओं में समान तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन सा है। तो आपका 54 का जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एटीपी, यानी ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण, यानी श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुक्ता कौन करता है। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुक्ता कौन करता है, एडीपी, एटीपी या एएमपी या ग्लूकोज। तो 55 का आपका होगा बी, एटीपी। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुक्ता कौन करता है, एटीपी करता है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश श्वसन के दौरान कब बनता है। फास्फेट बंधक ऊर्जा का अधिकतम अंश श्वसन के दौरान कब बनता है, ग्लाइकोलाइसिस या केप्स चक्र, अनॉक्सीशोषण या इनमें से किसी में नहीं। तो 56 का होगा बी आपका, क्या होगा, केप्स चक्र होता है। क्या होता है, क्रेब्स चक्र, ठीक है। ऊर्जा मुद्रा है, क्या है, एएमपी, एनएडीपी, एटीपी, एनडीए या आरएनए। ऊर्जा मुद्रा, तो ऊर्जा मुद्रा आपका कौन सा होगा, आपका 57 का कौन सा होगा, 57 होगा ए बी होगा। क्या होगा, एटीपी क्या है, आपका ऊर्जा मुद्रण है, ठीक है। अगला देखिए, हमारी श्वास में निकलने वाली वायु CO2 की मात्रा होती है। हमारी श्वास में निकलने वाली वायु CO2 की मात्रा कितने परसेंट होती है, 0.03%, 2%, 4% या 1%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही, सांस लेते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ते हैं, तो वो छोड़ते हैं हम 4%।
कितनी छोड़ते हैं? 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन के दौरान, ठीक है। अगला देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। कहाँ पर जाकर होता है? प्लाज्मा झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतः पित्तरवयी जालिका द्वारा या राइबोसोम में। तो ये आपका 59 का होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये पूर्ण होता है, ठीक है। ये चक्र जो यूकेरियोटिक कोशिका का जो क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पूर्ण होगा। निश्वसन की बात आ रही है। अब देखिए निश्वसन, नी को आदमी आंसर लगा लेता है, नी का मतलब नहीं, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। निश्वसन में भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? एक तरफ निश्वसन लिखा है, लेकिन निश्वसन का मतलब भी सांस लेना ही होता है। निश्वसन में कितनी ऑक्सीजन ली जाती है? 11, 21, 31, 41 या 21। तो सांस में हम कितनी % वायु लेते हैं? ऑक्सीजन 21%। अब देखिए श्वसन नियमन केंद्र स्थित होता है। श्वसन नियमन केंद्र कहाँ होता है? मेंडुला में, फिर मस्तिष्क में, या हाइपोथैलेमस से, या इनमें से कोई नहीं। तो 61 का आपका जो कौन सा होगा? सी होगा, हाइपोथैलेमस में होता है। श्वसन नियमन केंद्र स्थित होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु का 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं में टूटना कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लूकोज के एक अणु का 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं में टूटना कहलाता है। तो 62 का क्या में होगा? 62 का होगा आपका ए। 62 का कौन सा होगा? ए होगा आपका। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और देखिए कोशिका का शक्ति केंद्र है। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदत्ती जालिका, या लाइसोसोम, या राइबोसोम। तो कोशिका का शक्ति केंद्र जो को है कौन सा है? 63 का ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। क्रेब्स चक्र किस में जाकर होता है? जीव द्रव में, कोशिका द्रव में, या राइबोसोम में। तो ये होगा या सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 64 का आपका होगा सी, या क्रेब्स चक्र जो होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के पूर्ण होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती यौगिक है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती यौगिक है कौन सा? मध्यवर्ती यौगिक कौन है? पाइरुविन अम्ल, या टेक्टिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, या एसिटिक। तो आपका कौन सा होगा? सी ए। तो आपका होगा 65 का डी, यानी एसिटिक COA होता है इसका। अगला देखिए, अगला है, व्यायाम से पाचन तंत्र पर मुख्यतः प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा व्यायाम से करने? लार की मात्रा कम करना, या एंजाइम अधिक मात्रा में स्रावित करता है, एंजाइम अधिक मात्रा में स्रावित करता है, या देखिए आंतों में मालिश से पोषण पदार्थों का अवशोषण बढ़ाता है, या खाना खाने में आनंद आता है। तो अगर व्यायाम करेंगे तो व्यायाम हमारे आंतों की क्या करेगा? मालिश से पोषण पदार्थों का अवशोषण बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए अगला, व्यायाम में करने से श्वसन लेने की आवृत्ति कैसी हो जाती है? व्यायाम के बाद श्वसन करने की आवृत्ति कैसी हो जाएगी? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो व्यायाम करने से श्वास की आवृत्ति जो है वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या है? 67 का आपका ए होगा, या घट जाती है? तो 67 का आपका होगा, व्यायाम करने से सांस लेने की जो आवृत्ति होगी वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी? अपरिवर्तित हो जाएगी। तो 67 का ए, यानी घट जाएगी। क्या होगा? सांस लेने की आवृत्ति, व्यायाम करने से सांस लेने की जो आवृत्ति है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अगले देखिए, साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है। साधारण वायु में ऑक्सीजन कितना % होगी? 20%, 21, या 4%, या 0, 7, 9।
तो साधारण वायु में 21% तो आपकी ऑक्सीजन होती है, 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो बची हुई गैसें हैं वो सारी गैसें इसमें बची रहती है। ठीक है, अगले देखिए, अगला है क्या है 69वां, इंस्पायरेशन में होता है। इंस्पायरेशन में क्या चीज़ होता है? श्वास का बाहर निकलना, श्वास का भीतर लेना, श्वास क्रमानुसार बाहर भीतर लेना, या उपर्युक्त सभी। इंस्पायरेशन में जो होता है वो 69 का आपका होगा बी, श्वास को भीतर लेना। क्या है? श्वास को भीतर लेना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? त्वचा का मुख्य कार्य क्या है बताइए? तो त्वचा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? त्वचा का मुख्य कार्य अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालना, O2 को शरीर के भागों तक पहुंचाना, O2 को बाहर निकालना, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है O2 को शरीर के भागों तक पहुंचाना। तो त्वचा का जो कार्य है वो क्या है आपका? पहला, शरीर से क्या है? पसीने द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अब देखिए अलग दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र वो संचरण तंत्र का अर्थ है। संचरण तंत्र का क्या अर्थ है? धमनियों का तंत्र, शिराओं का तंत्र, हृदय तथा रक्त नलिकाओं का तंत्र, उपर्युक्त सभी। तो 71 का जो होगा आपका वो सी होगा, हृदय तथा रक्त नलिकाओं का तंत्र है। ये क्या है? हृदय तथा रक्त नलिकाओं का तंत्र। पाचन तंत्र का अंगक नहीं है, पाचन तंत्र का अंगक नहीं है। ठीक है, पाचन तंत्र का अंग नहीं है, पाचन तंत्र का एक अंग नहीं है इसमें, वो पूछा गया है। ठीक, कौन सा अंग नहीं है? मुख, गुहा, फेफड़े, आंत्र या गुदा द्वार। तो पाचन तंत्र का जो है वो फेफड़े नहीं है, फेफड़े पाचन तंत्र में उपयोग नहीं आते हैं। अगला देखिए, वे पेशियाँ जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती। अब किसकी बात हो रही? वे पेशियाँ जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती, कौन सी होती हैं? इच्छा के विपरीत कार्य नहीं करती, यानी इच्छा के अनुसार कार्य कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इच्छा के विपरीत कार्य ना करना मतलब इच्छा के अनुसार कार्य करना। तो वो ऐच्छिक पेशियाँ होंगी, अनैच्छिक पेशियाँ होंगी, हृदय पेशियाँ या सभी? तो वो होंगे आपकी ऐच्छिक पेशियाँ। क्या होंगी? 73 का आपका होगा ए, कैसी होंगी? ऐच्छिक पेशियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन में नाक का कार्य क्या होता है? CO2 को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को पोषक पदार्थ पृथक करना, या धूल तथा कीटाणुओं को प्रवेश को रोकना। तो श्वसन में नाक का जो कार्य होता है वो होता है आपका डी। क्या है इसमें? जो डी दिया है, यानी धूल तथा कीटाणुओं के प्रवेश को रोकना। ये आपका क्या है? नाक का कार्य है मेन। अब देखिए अगला है 75वां क्वेश्चन, दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य। दैहिक तंत्र का मुख्य कार्य अंगों का विकास करना, अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना, अंगों का पोषण पदार्थ पहुंचाना, या उपर्युक्त सभी। तो दैहिक तंत्र का जो मुख्य कार्य है वो 75 का होगा बी। क्या होगा? बी होगा इसमें, अंगों द्वारा संपादित क्रियाओं को भली प्रकार करना। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका 76वां, इमाइलेज एंजाइम का कार्य। इमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य है? वसा को बसीय अम्ल में बदलना, स्टार्च को हाई सेक्राइट में बदलना, या प्रोटीएम को पेप्टाइड में बदलना, उपर्युक्त सभी। तो 76 का आपका होगा बी। 76 का क्या है? बी है आपका। क्या है? स्टार्च को डाई सेक्राइड में बदलना। क्या है? स्टार्च को डाई सेक्राइड में बदलना। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका सामान्य व्यक्ति में श्वास मात्रीय आयतन है, यानी सामान्य व्यक्ति के जो है श्वास कितनी लेता है एक बार में। ठीक है, 500 मिलियन, 600 मिली, या 600 500 से 600 मिली श्वसन प्रति श्वसन, या 700 मिली प्रति श्वसन। तो सामान्यतः व्यक्ति जो है प्रति श्वसन में कितनी मिलीलीटर लेता है श्वास? तो वो लेता है आपका 500। कितनी लेता है? 500। अगला देखिए, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? CO2 भीतर और O2 को बाहर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ऊर्जा उत्पन्न करना, गैसों का आदान प्रदान करना, या रुधिर या शुद्ध रुधिर अंगों में भेजना।
तो श्वसन के तंत्र का जो मुख्य कार्य है वो है गैसों का आदान प्रदान करना, क्या गैसों को लेना और बाहर निकालना। ठीक, अगला देखिए 79 क्या है, रक्त संचरण तंत्र का मुख्य अंगक है। रक्त संचरण तंत्र का मुख्य अंग है, क्या है, त्वचा, फेफड़े, हृदय या गुर्दे। तो रक्त संचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, वो है आपका हृदय। क्या होता है, 79 का सी यानी हृदय होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, दूषित पदार्थ को बाहर निकालना, रुधिर शुद्ध करना, छन्नी की भांति कार्य करना, उपयुक्त सभी। दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, रुधिर शुद्ध करना, या छन्नी की भांति कार्य करना। तो 80 का आपका होगा छी, क्या है, छन्नी की भांति कार्य करना। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका श्वसन द्वारा बाहर निकली वायु को सर्वाधिक प्रतिशत होता है। यानी श्वसन द्वारा जो बाहर निकलती है वायु वो कितना सबसे अधिक कौन सी वायु होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मिट्टी के कण या नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, अधिक मात्रा में निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वचा की वह परत जिसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है। त्वचा की वह परत जिसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, क्या होता है, बाह्य त्वचा में, मध्य त्वचा में, अंत त्वचा में, उपर्युक्त में से कोई, उपर्युक्त में से सभी। तो त्वचा की वह परत जिसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, बाह्य त्वचा में नहीं पाई जाती, मध्य त्वचा में या अंत त्वचा में। तो ये आपकी होगी क्या है, बाह्य त्वचा में। यानी बाह्य त्वचा में क्या है, रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो 82 का होगा ए आपका सही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में व्यायाम करने से वायु ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में व्यायाम करने से वायु ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, कितने लीटर बढ़ जाएगी, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, या आप 4 से 5 लीटर। तो व्यायाम करने वाला प्रशिक्षित जो खिलाड़ी है उसके अंदर कितने लीटर क्षमता जो बढ़ जाएगी वायु की, वो होगी आपकी 5 से 6 लीटर वायु क्षमता जो है उसकी बढ़ जाती है। अगला देखिए, आइसोटोनिक संकुचित में पेशियां हो जाती हैं, क्या है, आइसोटोनिक संकुचन में पेशियां हो जाती हैं, पेशियां छोटी हो जाती हैं, पेशियां बढ़ या बड़ी हो जाती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, अपरिवर्तन से कोई नहीं। तो आइसोटोनिक जो संकुचन है इसमें पेशियां कैसी हो जाती हैं, इसमें पेशियां छोटी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, पेशियां छोटी हो जाती हैं। अगला देखिए 85वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है। एक अगर स्वस्थ हृदय की बात आ जाए कितना होगा, 150, 200 या 250 या 300। तो 85 का आपका होगा 100। अगर एक स्वस्थ हृदय की बात आ जाएगी वो 250 होता है। अगर मनुष्य या स्त्री और पुरुष में अलग अलग पूछ लिया जाए तो मनुष्य का 300 ग्राम होगा लिखा हुआ आता है, और जो स्त्रियां होती हैं उनका 250 ग्राम आता है। ठीक है, 250 ग्राम। अगला देखिए, शिराओं का कार्य क्या होता है। शिराओं का क्या कार्य है, शिराओं का क्या कार्य होता है, ये देखिए, रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, अंगों से रक्त को हृदय में लाना, अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके शिराओं का जो मुख्य कार्य है वो अंगों से रक्त को हृदय में लाना, यानी ये दूषित रक्त को हृदय में लेकर के आती हैं शिराएँ, और शुद्ध लेकर के कौन जाएंगी, वो होती हैं धमनियाँ। ठीक है, 87 क्वेश्चन देखिए, व्यायाम करने से पेशियों के माध्यम से शरीर, क्या है आपका, व्यायाम करने से पेशियों के माध्यम से शरीर में मुख्य परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है व्यायाम करने से मांसपेशियों में, चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, या लोचशीलता बढ़ जाती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो व्यायाम करने से क्या चीज़ बढ़ेगा, व्यायाम करने से आपके शरीर की लोचशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ युवक के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है, 60, 55, 80 या 72। तो 88 का आपका होगा 72, यानी स्वस्थ मनुष्य होगा उसकी 72 बार धड़कन होती है। अगला देखिए, धमनियों का कार्य होता है। धमनियों का क्या कार्य होता है, तो हृदय से रक्त अंगों तक लेके जाना, या अंगों से रक्त हृदय तक लाना, रक्त को शुद्ध करना, अशुद्ध रक्त का संग्रहण करना।
तो इसका जो मुख्य कार्य है धमनियों का वो है आपका हृदय से रक्त को अंगों तक ले जाना, यानी ये शुद्ध रुधिर को ढोती हैं। ठीक है, अगले देखिए उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? CO2 को बाहर निकालना, दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, भोजन का शोषण करना, रुधिर को शुद्ध करना। तो उत्सर्जन जो तंत्र होता है, उत्सर्जन मतलब ऐसे तंत्र जो हमारे शरीर से कुछ चीज़ों को बाहर निकालें, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालें, उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो 90 का होगा आपका बी। क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, यानी दूषित पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र का कार्य है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपके क्या थे? शरीर संरचना एवं व्यायाम से थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपसे करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन की घंटी भी दबा दें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।